आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानियां बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं है, जो स्वयं मेरे साथ घटी थी। आज की कहानी निशी डाक पर है, जिसका अर्थ होता है रात में निकलने वाली आत्मा, जो सिर्फ 2 बार ही आवाज देती है, वो भी आपके किसी अपने की आवाज में। आप लोग विश्वास कीजिए या मत कीजिए, पर मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि बिल्कुल यही घटना मेरे साथ घटी थी। 1997 की घटना है ये। उस समय मैं 15-16 साल का था। जो दृश्य है हम सभी उसी पर विश्वास करते हैं, जिनकी गुत्थी विज्ञान सुलझा चुका है। जो हमारी बुद्धि और तर्क शक्ति के दायरे में है, हमारे लिए वही सत्य है। परंतु सत्य और असत्य की कसौटी से परे भी ऐसा कुछ है जो हमको अपना आभास कराता है। मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि भूतों में आत्मा, पिशाच, राक्षस, चुड़ैल, भ्रम राक्षस, बुरी आत्मा जैसे प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें भी एक सबसे अजीब प्रकार है चकवा या निशी डाक, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। गांव के पुराने लोगों को इस चकवा के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। चकवा एक ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है चकमा देकर मारने वाला। आखिर ये चकवा या निशी डाक है क्या चीज? दरअसल ऐसी मान्यता है कि निशी डाक वो आत्मा है जो सिर्फ रात में ही बाहर आती है और जंगली इलाकों में पाई जाती है। इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। ज्यादातर आपके पहचान की व्यक्ति का रूप लेती है ताकि आप जाल में फंस जाएं, और ये अपने शिकार को 2 बार आवाज देकर बुलाती है। चकवा या निशी डाक कभी तीसरी आवाज नहीं दे सकती, ये उनकी खासियत है। और ये अपनी आंख बार बार बंद चालू करती रहती है और जाल में फंसे इंसान को धोखे से अपने पास बुलाकर मार डालती है। एक बार मैं अपने मौसी के यहाँ उनके लड़के प्रमोद भैया के साथ उनके गांव गया था। मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज जिले से 20 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव पड़ता है, जहां से एक कच्चा रास्ता, जो अब वर्तमान में पक्की सड़क का रूप ले चुका है, लगभग 10 किलोमीटर अंदर को पैदल या बैलगाड़ी या साइकिल से आप कुछ ही देर में बोरखेड़ा गांव पहुंच जाते हैं। अब तो खैर वहां पक्की सड़क बन गई, तो तमाम आवागमन के साधन मौजूद हो गए हैं। मैं काफी समय पहले गया था, तब वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बारिश में तो उस रास्ते पर चलना और भी दूभर हो जाता था। जब मैं अपने भैया के साथ गया था तब बारिश का मौसम तो नहीं था, पर सर्दी के दिनों में मावठा गिरने से वैसा ही वातावरण बन गया था। हम लोग गोपालपुर पहुंचकर बैलगाड़ी का इंतजार करने लगे। बैलगाड़ी के आते ही हम लोग रवाना हो गए। बरसात में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और हिचकोले लेकर चलती बैलगाड़ी का आनंद मन को रोमांचक और उल्लासित किए जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। उसी रास्ते से होते हुए हम शाम तक बोरखेड़ा पहुंच गए थे। सबसे मिलने की रस्म अदा करने के बाद खाना वगैरह खा पी कर हम सो गए। गांव में रात को 8 से 9 बजे ही सो जाते थे, क्योंकि बिजली सिर्फ दिन में 4-5 घंटे ही आती थी। शाम को 5 बजे के बाद पूरी रात लालटेन मोमबत्ती की रोशनी में ही गुजारनी पड़ती थी। क्योंकि मैं कम ही ग्रामीण अंचलों में गया था, सो ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझे फोटोग्राफी करना और वीडियो बनाने का शौक बचपन से ही है, लेकिन तब मोबाइल अस्तित्व में नहीं आए थे और वीडियो कैमरा अपनी पहुंच से दूर हुआ करता था। इसलिए मन ही बड़ा सिर्फ फोटो खींचकर ही निकालनी पड़ती थी। यकीन मानिए, यदि उस समय मेरे पास वीडियो कैमरा होता तो मैं जीवन के हर पड़ाव को उसमें कब का कैद कर चुका होता। जहां भी जाता
अपना कोडक KB10 कैमरा ले जाना नहीं भूलता था। विचित्र जगहों जंगलों में फोटो खींचना मुझे बहुत भाता था। तो आइए अब फिर उस घटना की तरफ रुख करते हैं। क्योंकि मैं गांव में ज़्यादा किसी को जानता नहीं था, तो अगले दिन वहां के मेरे हम उम्र लड़कों से मेरी पहचान और दोस्ती करा दी गई, जिनकी जिम्मेदारी थी मैं जब तक वहां था मुझे घुमाने फिराने और मेरे साथ समय बिताने का था। मैंने वहां के खेतों, पहाड़ों और प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों का खूब भ्रमण किया, बहुत आनंद लिया। रोज कहीं न कहीं घूमने का प्रोग्राम बन ही जाता था। एक दिन हम लोगों का प्रोग्राम डोटरखेड़ा जाने का बना। वहां मेरी एक और मौसी रहती थी। वो गांव वहां से नजदीक ही था, कोई 3 घंटे का रास्ता होगा, वरना भोपाल से जाता तो पूरा दिन लगता। सोचा भोपाल जाने से पहले उनसे और मिलाऊं। हम लोग बस से ना जाकर भैया की मोटरसाइकिल से निकले। डोटरखेड़ा उस समय हरसूद से होकर जाना पड़ता था। बाद में जलमग्न होने पर अब छनेरा से होकर रास्ता जाता है। जब हम हरसूद में थोड़ा ब्रेक लेकर डोटखेड़ा की ओर निकले, तब तक शाम हो चुकी थी। वैसे तो हरसूद से कुल 1 घंटे में डोटरखेड़ा पहुंच जाते हैं, पर उस दिन हमारे साथ ना जाने क्या हुआ कि हम रास्ता भटक गए। ऊपर से हमारा 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। घूम फिर कर वापस उसी रास्ते पर आ जाते। इधर अंधेरा होने को था। मैं रह रहकर भाई साहब से बोलने लगा कि हमको बस से आना चाहिए था। जब रास्ता नहीं पता था तो मोटरसाइकिल से आकर गलती की। भाई साहब भी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वो बोले कि मैं गाड़ी से पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है। हम बस रास्ते पर चले जा रहे हैं। ना कोई गांव दिख रहा था और ना ही कोई इंसान दिख रहा था। बस दिख रहा था वो रास्ता। शाम के 7 बजने को आए, पर हम डोटाखेड़ा नहीं पहुंचे थे। बस मसन गांव और धंती के बीच ही घूमते रहे। आगे जाकर लगता है कि डोटखेड़ा का नाका पीछे रह गया। फिर वापस पलट कर आते, पर कोई नाका नहीं दिखता। जैसे तैसे हिम्मत कर हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ देर बाद सामने एक बैलगाड़ी आती दिखी। उसे देखकर हमको कुछ हिम्मत आई। जब हमने उससे रास्ता पूछा और अपनी परेशानी बताई, तो वो बैलगाड़ी वाला बोला कि इस रास्ते पर 14 समावस पर अक्सर ऐसा होता है, दुर्घटनाएं होना आम बात थी। फिर उसने जो तरीका बताया वो मुझे बड़ा अजीब और हास्यास्पद लगा। उसने कहा कि आप लोग एक काम करो, यहाँ रुक कर रास्ते के किनारे पर पेशाब कीजिए और फिर उस पर अपना पाँव रखकर सीधे गाड़ी चालू कर निकल जाइए। उस समय उस जगह उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने वैसा ही किया और फिर निकल पड़े आगे। फिर लगभग 15-20 मिनट बाद एक मोड़ दिखा, जहां से डोटखेड़ा का रास्ता जाता था। उस मोड़ को देखकर भाई साहब को रास्ता याद आ गया और हम सही सलामत गांव पहुंच गए। दिन के 3 बजे के निकले हम लोग, रात को 8 के लगभग पहुंचे। उस समय तो गांव में लोग लगभग सो चुके थे, तो हम भी खाना वगैरह खाकर सो गए। लेकिन पता नहीं मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। कभी अचानक से सर्दी लगने लगती तो अगले ही पल तेज गर्मी। एक अलग ही बेचैनी सी थी पूरे शरीर में। बिस्तर पर बस करवट ही बदल रहा था। कभी कुछ हल्की सी झपकी लगती भी तो ऐसा प्रतीत होता कि जैसे किसी ने मुझे दबा रखा हो। लाख कोशिश के बाद भी ना हाथ पैर हिला पाता, ना ही कुछ बोल पाता। फिर कुछ देर बाद अचानक से सब सामान्य हो जाता। ऐसा मेरे साथ उस रात 3-4 बार हुआ होगा। मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। गांव में तो बाथरूम घर से दूर ही बने होते थे, और क्योंकि मेरी मौसी के घर की आर्थिक हालत इतनी ठीक नहीं थी कि पक्का बाथरूम बनवा सके, तो घास फूस और कंटीली झाड़ियों को जोड़कर छोटा सा बाथरूम घर से बाहर बना रखा था, वो भी सिर्फ महिलाओं के नहाने धोने के लिए। पुरुष तो बाहर आंगन में बैठकर ही स्नान ध्यान कर लेते थे, और मुख्य कार्य के लिए तो जंगल ही भागना पड़ता था। मैं जैसे ही उस घास फूस के बने बाथरूम के अंदर गया और अभी दैनिक क्रिया चालू की ही थी कि मुझे स्पष्ट आवाज आई, जो मेरी मौसी की थी। अब ये नहीं पता कि 2 बार दी या 3 बार, पर आवाज साफ सुनाई दी थी, जैसे कोई उस बाथरूम के बाहर ही खड़ा होकर पुकार रहा हो। इतनी रात को मौसी भला आवाज क्यों देंगी, और वो तो अंदर कमरे में सो रही थी। लेकिन मैं फिर भी बोला कि
आता हूँ मौसी। मैंने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा शायद उनको बाथरूम जाना होगा, तो मुझे जल्दी बाहर आने के लिए आवाज दी होगी, पर बाहर कोई नहीं था। मैं अंदर दिल्लान। दोस्तों, गांव में मकान के अंदर बीच ये खाली खुले एरिया को दिल्लान बोलते हैं। जैसे ही मैं अंदर दिल्लान में आया, फिर किसी ने मुझे पीछे से पुकारा, अतुल, अतुल। मैंने मौसी समझ पीछे पलटकर देखा तो दूर अंधेरे में, क्योंकि उस दिन 14 थी और अगले दिन अमावस, इसलिए अंधेरा बहुत था, एक साड़ी पहने कोई औरत खड़ी थी। अंधेरी की वजह से मुझे साफ नहीं दिख रहा था, पर इतना अवश्य देख सकता था कि कोई साड़ी पहने खड़ा है। मैं तो पलटकर पास जाने भी वाला था कि तभी अंदर से मौसी बाहर आ गई। उन्होंने मुझे फौरन टोका, अरे अतुल, तू बाहर क्या कर रहा है? आवाज पीछे से अंदर घर में से आई थी, तो मैंने पलटकर देखा तो चौंक गया। अरे मौसी तो ये है, तो फिर सामने कौन खड़ा था साड़ी में? मैंने पीछे पलटकर देखा तो हैरान रह गया। वहां कोई नहीं था, पर क्योंकि मैं अनजान था उस वक्त इन चीजों से, इसलिए डर नहीं लगा। उल्टा अंदर खड़ी मौसी से बोलने लगा कि शायद भाभी बाहर है। मुझे लगा आप हो, आपके जैसे आवाज लगी थी। मौसी ये सुनते ही मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा कि अब यदि बाथरूम जाना हो तो यहीं आंगन में कोने में कच्चे में चले जाना, बाहर मत जाना। उनकी बात मानकर मैं सो गया। सुबह जब सब लोग उठे और हम आगे दिल्लान में बैठकर चाय पी रहे थे, तब हमने वो शाम वाला वाकया सबको बताया। यह सुनकर सभी चकित हुए, पर उन्होंने इसे सामान्य घटना बताई। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आपको चकवा लग गया था, जिसमें इंसान भ्रमित होकर भटक जाता है। आप 2 लोग थे, तो इतने समय भटक कर भी सुरक्षित रहे। यदि अकेले होते तो कोई ना कोई दिख भी सकता था। यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, खासकर 14 और अमावस को। यही बात उस बैलगाड़ी वाले ने भी बोली थी। कुछ लोग तो यहाँ तक बोले कि वो तो आपके माता पिता के कर्म अच्छे कह लीजिए, या किस्मत, जो वो बैलगाड़ी वाला मिल गया और आपको रास्ता बता दिया, वरना कोई घटना भी घट सकती थी। उनकी बात सुनकर वहां बैठे बुजुर्गों ने उन भैया लोगों को डांट दिया, क्यों फालतू में डर फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके इतना कहने पर ही वहां बैठे लोगों में आपस में बहस होने लगी। एक पक्ष से सत्य और दूसरा फसाना बताने में लगे थे। बाद में जब मैंने रात की बाथरूम जाते वक्त की बात बताई और मेरा नाम लेकर आवाज देने की बात कही, तो आधे लोगों ने इसे भी वहम बताया, जबकि मुझे स्पष्ट आवाज आई थी। खैर, वहां इस बात पर ज्यादा बहस करने के बजाय हम वापस डोडखेड़ा से बोरखेड़ा की ओर निकले। वापस आकर जब हमने बोरखेड़ा में ये बात बताई तो एक भैया ने तो और डरा दिया। वो बोले कि हाँ, आपको चकवा लग गया था, इसलिए आप उसी जगह गोल गोल घूमते रहे। और जब उस बैलगाड़ी वाले ने आपको बताया कि आप पेशाब करके उस पर पैर रखकर आगे बढ़ो, तो आपको आगे जाकर वो मोड़ नजर आ गया और आप सही जगह पहुंच गए। वरना यदि रात ज्यादा होती तो आपको चकवा इंसानी रूप में दिख भी सकता था। यह अच्छा हुआ कि आप 2 लोग थे। चीजें स्थानीय लोगों को इतना परेशान नहीं करती, पर नए इंसानों को देखकर उनके पीछे लग जाती हैं। अतुल भाई को रात में जो 2 बार आवाज आई, ये वही चकवा की होगी। आप लोगों को देखकर आपके पीछे पीछे वहां तक आ गया होगा। यदि अतुल भाई उस आवाज को अपना रिस्पॉन्स दे देते और उठकर उसके पास चले जाते, तो फिर इनको कोई नहीं ढूंढ पाता। उसके बाद उन भैया ने उनके साथ घटी एक पुरानी घटना भी बताई। जब वो एक जगह घूमने गए थे और वापस धर्मशाला में आकर रुके, तो रात को उनको उनके ही एक साथी की आवाज आई, जो उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था। जब उन्होंने उठकर देखा तो उनको दिखने में तो वो उनका ही साथी लग रहा था, पर आंख बार बार झपक रहा था। और जब उसके पैरों पर नजर पड़ी तो उसके पैर उल्टे दिखे। ये देखकर वो घबरा गया, पर क्योंकि वो बचपन से गांव में रह रहे थे, इसलिए हिम्मत दिखाकर जोर से आवाज देकर सबको जगा दिया। और जैसे ही सब जागे, उसके बाद वो फिर वहां कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उनकी बात सुनकर मैं डर गया। रात को बिस्तर पर लेटते लेटते उन भैया की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि चकवा ने आपको देख लिया था और आपके पीछे पीछे वो भी वहां पहुंच गया।
बस उन भैया की ये बात मुझे अंदर तक इतना डरा गई कि मैं वही सोचता रहता और सुबह तक तो मुझे बुखार आ गया। जब मौसा जी आए और उनको ये बात पता चली तो वो उन भैया पर इतना नाराज हुए, बता नहीं सकता। आधे घंटे तक मौसा जी ने उन भैया की ऐसी क्लास ली, खामखा बच्चे को डरा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में मौसी ने मेरी नजर उतारी। मौसा जी ने हनुमान जी की मूर्ति की मली मेरे सीने और सिर से लगाई। मैं वापस भोपाल आ तो गया, पर काफी समय तक उसी किस्से के बारे में सोचता रहता। आज भी जब वो घटना याद आती है तो मैं अंदर तक सिहर उठता हूँ। उसके बाद तो ना जाने कितने लोगों ने उन भैया की बात को सही ठहराया होगा। वैसे ये आवाज वाली घटना तो आज भी मेरे साथ कभी कभी होती रहती है। जब मैं अपने रूम में बैठा कुछ काम कर रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी ने आवाज दी हो या पापा आवाज देकर बुला रहे हो। और जब मैं बाहर निकल कर देखता हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता। नीचे जाकर पूछने पर भी सभी मना कर देते हैं कि तुझे तो किसी ने आवाज नहीं दी, तेरा वहम होगा। बस यही वहम अभी तक बना हुआ है। इस घटना का जिक्र करने का उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, पर जो हुआ उसे भी नकारा तो नहीं जा सकता। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। बात 12 साल पुरानी, लगभग 2011 के आसपास की है। मेरे एक मित्र सतीश उइके, जो उस समय भोपाल दूरदर्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे, उनको एक बार सीहोर के पास एक गांव धबोटी में एक मंदिर और उसकी प्रथा को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उन्होंने इसमें मुझे भी शामिल होने को कहा। वो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट मुझसे लिखवाना चाहते थे। मुझे भी इन सब चीजों का शौक था, सो मैं भी मान गया। शनिवार को हम इस काम के लिए निकले। सबसे पहले तो सीहोर कलेक्टर की परमिशन लेनी थी इस काम के लिए। उस समय सीहोर के कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल हुआ करते थे। उनसे जरूरी खाना पूर्ति करके हम लोगों ने धबोटी गांव मंदिर के आसपास कैमरे फिक्स किए और शूट किया। वहां के लोगों के छोटे छोटे इंटरव्यू भी लिए इस प्रथा को लेकर। सभी ने लगभग एक ही बात बोली। लोगों के मुंह से खुटिया देव नाम सुनकर हमारे मन में भी इस बारे में जानने की उत्साह हुई। जब हमने वहां के लोगों से पूछा तो पता पड़ा कि वहां की एक प्रथा है, दिवाली बाद सभी लोग खुटिया देव की पूजा कर उसके बाद एक विशेष किस्म के पौधे को उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा माना जाता था जो भी उस पौधे को उखाड़ देगा उसे खुटिया देव का आशीर्वाद मिलता है और वो बहुत भाग्यशाली होता है। आज तक कोई भी उस पौधे को उखाड़ने में सफल नहीं हुआ। 3-4 लोग मिलकर भी नहीं उखाड़ पाते। मेरे लिए ये जानना बड़ा रोचक विषय था। मैं इस तरह की बातों को बहुत ध्यान लगा के सुनता था, क्योंकि डरावने और रहस्यमय विषय मेरे मन में उत्सुकता पैदा करते थे। और फिर उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए पूरी जानकारी होना भी जरूरी था। लेकिन हमारे साथ आए एक साथी प्रवीण भाई इन सब बातों को नहीं मानते हैं। उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी कर दी उस प्रथा को लेकर, खोखला अंधविश्वास बताया। इस पर वहां कुछ लोग भड़क गए। वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उनको समझाकर चुप कराया और प्रवीण भाई को चुप रहने की सलाह दी। दरअसल सतीश भैया के कोई पहचान वाले मोतीलाल जी वहां रहते थे और उन्होंने ही उस मंदिर को और प्रथा के बारे में उनको बताया। उसके बाद सतीश भैया के मन में उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार आया। हम लोगों के रुकने का इंतजाम मोतीलाल जी ने वहीं गांव के एक स्कूल के अतिथि गृह में करवा दिया। रात को खाना वगैरह खा पी कर हम लोग उस डॉक्यूमेंट्री के संबंध में बातें करने लगे। रात को लाइट नहीं रहना उस टाइम पर आम बात हुआ करती थी। चिमनी की रोशनी में बिस्तर पर लेटे लेटे बातें करते हुए पता नहीं कब हमारी नींद लग गई। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। प्रवीण भाई ने उठकर देखा तो कोई नहीं था। वह वापस आकर लेट गए। कुछ देर बाद फिर से वही खटखटाने की आवाज आई। इस बार भी प्रवीण ने ही उठकर देखा, पर तब भी कोई नजर नहीं आया। बाहर अंधेरा बहुत था। उस वक्त टच स्क्रीन मोबाइल इतना प्रचलन में नहीं थे। नोकिया के मोबाइल की टॉर्च जलाकर उन्होंने बाहर इधर उधर देखा। जब कोई नहीं दिखा तो मानव स्वभाव के अंतर्गत प्रवीण ने कुछ गाली गलौज कर दी
और वापस आकर सो गया। प्रवीण को ऐसे खिंचता देख हम लोगों को हंसी आ गई। हमें लगा कोई गांव का बच्चा होगा जो परेशान कर रहा होगा अंधेरे में। समय भी ज्यादा नहीं हुआ था। गांव में लाइट के नहीं रहने से लोग जल्दी सो जाया करते थे। आधी रात के बाद प्रवीण भाई को लगा कि उसकी छाती पर कोई बैठ गया है और उसके दाहिने जांग में तेजी से किसी ने काट लिया हो। दूसरी तरफ सीने पर भी काफी बोझ महसूस होने के कारण उसे घुटन सी होने लगी थी। कुछ देर तक वह कुछ समझ ही नहीं पाया। कमरे में चिमनी बुझी होने से खूब अंधेरा की वजह से वह जोर जोर से चिल्ला पड़ा। इसके कारण हम सबकी नींद खुली और खूब अंधेरे में मोबाइल की लाइट जलाकर देखा तो प्रवीण घबराया हुआ बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसने डरते सहमते सारी बात बताई और हमें जांग में काटने और तेज चुभन की बात भी कही। हमने तुरंत जांग को देखा तो वहां पर जैसे किसी ने अपने दांत गड़ाकर काट लिया हो, ऐसा स्पष्ट दिखाई दिया। सतीश भैया और हम सब घबराए हुए वहीं आसपास फर्श पर कहीं कोई जहरीले कीड़े को तलाश रहे थे जो शायद काटकर कहीं छुपा हो, पर हमारी तलाश बेकार रही। दवाई वगैरह तो थी नहीं। सतीश भैया ने खोपरे के तेल का पाउच फाड़ा और वो लगा दिया उस पर। इसके बाद सभी वापस सो गए। कुछ देर बाद प्रवीण फिर जोर से चिल्लाया। हम लोग फिर घबरा के उठ गए। उसने फिर वही बात कही कि उसे ऐसा लगा कोई उसकी छाती पर बैठा हुआ था। वो काफी डर गया। जैसे तैसे हम लोगों ने रात गुजारी। अगली सुबह जब प्रवीण को देखा तो उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। उसे बहुत तेज बुखार था। ये बात हम लोगों ने वहां मोतीलाल जी को और स्थानीय लोगों को बताई, पर कोई कुछ जवाब नहीं दे पाया। कुछ लोग स्कूल में ही कुछ होने का बोले तो कुछ इसको खुटिया देव से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि प्रवीण ने उस प्रथा का मजाक जो बनाया था, पता नहीं क्या सत्य था क्या असत्य। खैर हमने उस डॉक्टर को दिखाया और वापस गाड़ी में भोपाल आ गए, पर कोई उस रहस्य को नहीं समझ पाया। हमारी इस बात को आज भी कई लोग मजाक या कोरी गप मानते हैं, पर जिन पर गुजरती है वही इसे जानते थे। कोई माने या ना माने, पर अनुभव तो हमने किया था। भले हम पर कुछ नहीं हुआ, पर हमारे साथी प्रवीण पर तो हमने साक्षात देखा था। और फिर जो लोग इस तरह की बातों रहस्यों की खोज में लगे रहते हैं, मेरी तरह उन्हें अनुभव होते ही हैं। जैसे अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर गौरव तिवारी को इस तरह के स्थानों पर जाने और मृत आत्माओं से बात करने वाले वीडियो अवश्य देखे होंगे। न्यूज चैनल पर उनके कई वीडियो भी आए हैं। बाद में वही गौरव तिवारी रहस्यमय ढंग से अपने बाथरूम में मृत पाए गए थे। वो घटना भी अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। आप YouTube पर शम्स ताहिर खान आज तक के चैनल पर गौरव तिवारी डेड मिस्ट्री पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और गूगल पर ये घबोटी गांव की खुटिया देव प्रथा को सर्च भी कर सकते हैं। कुछ तो है जो हमें देख रहा है, पर हम उसे नहीं देख सकते। अनुभव कई है, पर बात वही है, अवचेतन की चेतन दुनिया में उपस्थिति कुछ तो है, मानो या ना मानो। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।